नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की टाइम टेबल जारी। 1 मार्च से शुरू होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मार्च महीने में शुरू होंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वी.के. गोयल ने आदेश जारी किया है। जारी टाइम टेबल के मुताबिक हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 1 मार्च से 23 मार्च तक तिथि निर्धारित है। सुबह 9 से 12:15 तक परीक्षा का समय निर्धारित है, जिसमें 10वीं बोर्ड परीक्षा 2 मार्च और 12वीं बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, कन्या महाविद्यालय में बेटियों को सुरक्षा की दी गई जानकारी। भारत शासन मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए जा रहे अभियान नई चेतना जेंडर अभियान 2.0 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में कन्या महाविद्यालय करही में बेटियों को सुरक्षा की जानकारी दी गई। नवाबिहान एवं चाइल्ड हेल्पलाइन जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यक्रम में एसपी साधना सिंह ने महिलाओं को अपराधियों से बचाव, साइबर क्राइम एवं सुरक्षा और अभिव्यक्ति ऐप के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी अंजुबाला शुक्ला ने किशोर न्याय, बालकों के देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम एवं लैंगिक अपराध अधिनियम के बारे जानकारी दी। महिला संरक्षण अधिकारी सीतामणि ने घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, दहेज प्रथा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। केंद्र प्रशासक सुनीता दादवानी ने सखी वन स्टाफ सेंटर हेल्पलाइन एवं महिला संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में परियोजना समन्वयक उमाशंकर कश्यप ने चाइल्ड हेल्पलाइन एवं देखरेख संरक्षण के बच्चों के संबंध में जानकारी दिया। कार्यक्रम में मंच संचालन कश्यप ने किया गया। कार्यक्रम में पवन दास, अनंत प्रधान, आरक्षक, वासुदेव काउंसलर, लक्ष्मी नारायण, महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ में पूर्व से आने वाली गर्म हवाओं ने बढ़ाया तापमान। मौसम विभाग का अलर्ट, कल से बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ में पूर्व से आने वाली गर्म हवाओं के प्रभाव से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिन न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन शुक्रवार से ठंड में बढ़ोतरी शुरू होगी। बुधवार को प्रदेश भर में अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम रुख ऐसा ही रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। बुधवार को रायपुर का न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। इसके साथ ही दुर्ग में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार नए साल के पहले ही शुक्रवार के बाद से न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू होगी। इसके चलते ठंड में भी बढ़ोतरी होगी। बताया जा रहा है कि जनवरी पहले सप्ताह में तो ठंड और ज्यादा रहने की संभावना है। इस वर्ष ठंड ज्यादा रहने के कारण गर्म कपड़ों की बिक्री भी काफी अच्छी है। कारोबारियों का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में ठंड ज्यादा है। कोहरे का असर अब हवाई यातायात में पड़ने लगा है। बुधवार को दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता आदि क्षेत्रों की फ्लाइटें घंटों विलंब रही। इसके साथ ही शाम की मुंबई फ्लाइट रद्द रही। विमानन अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 8:45 से आने वाली मुंबई फ्लाइट घंटे भर विलंब होकर सुबह 9:45 में रायपुर विमानतल पहुंची। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, उठाव की गति धीमी, केंद्रों में 2.67 लाख क्विंटल धान जाम। कोरबा, धान खरीदी शुरू होने के 53 दिन बीत जाने के बाद उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी का कार्य शीर्ष पर आ गया है। अब तक 8.08 लाख क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, जिसमें 2.67 लाख क्विंटल धान उपार्जन केंद्रों में खुले आसमान के नीचे रखे हैं। जिस गति से खरीदी हो रही उसके मुकाबले उठाव नहीं हो रहा, इसलिए उपार्जन केंद्रों में धान रखने की जगह कम पड़ने लगी है। ऐसे में बिना ड्रेनेज बनाए धान की छल्ली लगाई जा रही है। चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी शुरू कर दी है। बोनस राशि पाने के बाद अब घोषणा पत्र के अनुसार 3,100 रुपए प्रति क्विंटल कीमत पाने की आस में किसानों की भीड़ अब उपार्जन केंद्रों में उमड़ने लगी है। एक साथ अधिक संख्या में किसानों के पहुंचने से उपार्जन केंद्रों में उन्हें अब धान बिक्री के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। लगभग सभी जगहों में धान कटाई का काम पूरा हो चुका है। केंद्रों में धान की आवक बढ़ने का सीधा असर उठाव पर पड़ रहा है। खरीदी के 72 घंटे के भीतर उठाव के नियम का पालन नहीं हो रहा है। मिलर्स अग्रिम ड्यू कटवा रखे हैं।
लेकिन मिल के गोदाम पहले से भरे हैं। उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी को 57 दिन बीत जाने के बाद अब तक 1,76,53,53,00,000 रुपए की धान खरीदी जा चुकी है। 48,295 पंजीकृत किसानों में से अभी तक 16,269 किसान धान की बिक्री कर चुके हैं। उपार्जन केंद्रों में धान रखने के भूंसा की बोरियों का ड्रेनेज लगाकर ही छल्ली तैयार किया जाना है। 4 साल के अंतराल में खोले गए 11 में से एक भी उपार्जन केंद्रों में शेड अथवा गोदाम का निर्माण नहीं किया गया। दादर खुर्द उपार्जन केंद्र बिना ड्रेनेज बनाए तिरपाल के ऊपर ही धान खरीदी की जा रही है। सड़क मार्ग से लगे उपार्जन केंद्रों के ही धान का उठाव हो रहा है। अधिकांश केंद्रों में 5 से 10,000 क्विंटल से भी अधिक धान जाम है। इनमें बरपाली में 11,366 क्विंटल, लबेद में 11,065, चैतमा में 8,136 व करतला में 5,408 क्विंटल शामिल है। धान रखने के लिए जगह कम होने से किसानों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बस्तर के 13 टूरिस्ट प्लेस में उमड़ रही भीड़। चित्रकूट तीरथगढ़ में रोजाना 7,000 सैलानी पहुंच रहे। ट्रैकिंग कैंपिंग के लिए बनी पहली पसंद। साल के अंतिम सप्ताह में बस्तर पर्यटकों से गुलजार है। यहाँ के 13 टूरिस्ट प्लेस में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकूट जलप्रपात और तीरथगढ़ की सैर करने हर दिन 5 से 7,000 पर्यटक पहुंच रहे हैं। पिछले 3 सालों की तुलना में 31 दिसंबर से पहले ये रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है। बस्तर की वादियां, झरने, पहाड़ों में ट्रैकिंग और कैंपिंग करना लोग काफी पसंद कर रहे हैं। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से महज 39 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। जानकार बताते हैं कि वाटरफॉल का आकार घोड़े की नाल की तरह है। यहाँ इंद्रावती नदी का पानी लगभग 90 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। बारिश के दिनों में 7 से ज्यादा धाराएं नीचे गिरती हैं, तो वहीं अभी ठंड के समय में 2 से 3 धाराएं गिर रही हैं, जिसकी खूबसूरती देखने और प्रपात के नीचे बोटिंग करने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। बुधवार को भी करीब 6,000 से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंचे थे। इस बार प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। वाटरफॉल के ऊपर वाले इलाके में फॉल के नजदीक जाने से पर्यटकों को रोका जा रहा है। साथ ही नो सेल्फी जोन का बोर्ड लगाया गया। फिर भी इस जलप्रपात की खूबसूरती देखने के लिए पर्यटक सेल्फी लेने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। चित्रकूट वाटरफॉल के नीचे एक छोटी सी गुफा में चट्टानों के बीच शिवलिंग स्थित है। जलप्रपात से नीचे गिरने वाले पानी से साल भर शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। कहा जाता है कि नाविक यहाँ भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि बारिश के दिनों में शिवलिंग तक पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन सर्दियों में पर्यटकों के कहने पर ही नाविक शिवलिंग तक पर्यटकों को लेकर जाते हैं। चित्रकूट वाटरफॉल तक पहुंचना पर्यटकों के लिए काफी आसान है। राजधानी रायपुर से जगदलपुर और हैदराबाद से जगदलपुर तक हवाई सेवा भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग, सड़क मार्ग से भी पर्यटक पहुंच सकते हैं। चित्रकूट तक सड़कों का जाल बिछा हुआ है। रायपुर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से लेकर देश के किसी भी कोने से पर्यटक पहुंच सकते हैं। इन तीनों सेवाओं का लाभ लेने वाले पर्यटकों को पहले जगदलपुर संभागीय मुख्यालय आना पड़ता है, फिर यहां से जाना जलप्रपात तक जाना पड़ता है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बस्तर में 2 जवानों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। एक में लक्षण पाए जाने पर दूसरे की जांच करवाई गई, तो वो भी निकला संक्रमित। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 जवानों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बताया जा रहा है कि इनमें से सिर्फ एक जवान में कोरोना के लक्षण थे। जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली गई। इसके संपर्क में आने वाले दूसरे जवान की जांच एंटीजन किट से की गई, तो उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। फिलहाल दोनों की हालत ठीक है। जानकारी के मुताबिक जवान साउथ के किसी शहर से जगदलपुर लौटा था। उसे सर्दी खांसी की शिकायत थी। वो इलाज के लिए जगदलपुर के महारानी अस्पताल आया। उसमें कोरोना के लक्षण देखते हुए डॉक्टरों ने एंटीजन किट से कोरोना की जांच की, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उसे बाकी मरीजों से अलग रखा गया। डॉक्टरों ने फौरन उसे होम आइसोलेट किया। इसके बाद जवान की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली गई। इसमें पता चला कि एक जवान उसके संपर्क में आया था। हालांकि उसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन एंटीजन टेस्ट में उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई, जिसके बाद दूसरे जवान को भी होम आइसोलेशन में रखा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों जवान डॉक्टरों की निगरानी में हैं। दूसरे जवान की भी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। दोनों जवानों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन कौन सा वेरिएंट है यह अभी स्पष्ट नहीं है। इसके लिए दोनों के सैंपल को रायपुर के एम्स हॉस्पिटल भेजा गया है।
वहां जांच के बाद ही वेरिएंट का पता चल पाएगा। जगदलपुर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी कोरोना की जांच की जा रही है। CMHO RK चतुर्वेदी की माने तो इन जगहों पर कोरोना जांच के लिए एक टीम लगी हुई है। इसके साथ ही मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम को भी तैनात किया गया है। बस्तर जिले के हर अस्पताल में कोरोना की जांच की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। रायपुर में SI कैंडिडेट्स ने निकाला कैंडल मार्च, नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग। 6 साल से 1300 अभ्यर्थियों का अटका है रिजल्ट। रायपुर में बुधवार को SI भर्ती परीक्षा के चयनित कैंडिडेट्स ने अंबेडकर चौक से सुभाष स्टेडियम तक कैंडल मार्च किया। अभ्यर्थी इंटरव्यू रिजल्ट जारी कर नियुक्ति आदेश देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि 6 साल से 1300 कैंडिडेट्स का रिजल्ट अटका हुआ है। प्रदर्शन के दौरान भूतपूर्व सैनिक भीखम साहू और करण राज बघेल ने कहा कि हम प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द परिणाम घोषित करे। कैंडिडेट्स ने SI भर्ती रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर बीते रविवार को बिलासपुर से रायपुर तक पैदल तिरंगा यात्रा की थी। यात्रा में वे 120 किलोमीटर पैदल चलकर करीब 200 कैंडिडेट्स रायपुर पहुंचे। प्रतियोगियों ने बताया कि प्रदेश भर के 1300 उम्मीदवार चयनित हो चुके हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। कैंडिडेट्स के मुताबिक पिछले 6 साल से SI भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। 2018 में SI प्लाटून कमांडर सहित 975 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। कई चरणों में भर्ती के लिए एग्जाम लिए गए, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम और मुख्य परीक्षा मई 2023 में आयोजित की गई। इसके बाद सितंबर में साक्षात्कार के बाद चयन सूची जारी की गई थी, लेकिन नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। पलटन घाट में डूबे युवक का शव 5वें दिन मिला। NDRF की टीम को पानी में तैरता मिला युवक का शव। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के पर्यटन स्थल पलटन घाट में पिकनिक मनाने के दौरान रविवार को डूबे युवक का शव 5वें दिन मिल गया है। डूबे युवक को तलाशने पहुंची NDRF की टीम गुरुवार सुबह पानी में उतरने की तैयारी कर रही थी। उसी समय उसका शव कना नदी में पत्थरों के पास तैरता हुआ दिखा। शव को निकाल लिया गया है। झारखंड के गढ़वा से पिकनिक मनाने साथियों के साथ पलटन घाट आया युवक उज्जवल प्रसाद यादव, 20 वर्ष, नहाने के दौरान रविवार को दोपहर 2 बजे गहरे पानी में डूब गया था। उसे तलाशने के लिए घटना के शाम से ही SDRF की टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। वहीं SDRF की टीम के सफलता मिलने नहीं देख जिला प्रशासन के द्वारा NDRF की टीम को बुलाया गया था। मंगलवार शाम को भिलाई से NDRF की 20 जवानों की टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ रामानुजगंज के पलटन घाट पहुंची थी। NDRF की टीम ने बुधवार पूरे दिन युवक की तलाश की। गुरुवार सुबह NDRF की टीम मौके पर तलाशी अभियान के लिए पहुंची थी। युवक को तलाशने उतरने की तैयारी में थी। इस बीच युवक के डूबने के स्थल से करीब 100 मीटर की दूर पत्थरों के बीच युवक का शव पानी में तैरता दिखा। NDRF की टीम ने शव को निकाल लिया है एवं मौके पर शव का पंचनामा कर शव को PM के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा। जहां युवक डूबा था वहां कना करीब 30 फुट गहरा है। पलटन घाट में पहले भी लोगों के डूबने की घटनाएं हो चुकी है। बलरामपुर जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को सावधान करने के लिए पलटन घाट में जगह जगह वॉल पेंटिंग कराई गई, ताकि यहां पिकनिक मनाने आने वाले लोग सावधानी बरतें और पानी में नहाने के लिए न जाएं। बावजूद इसके लापरवाही बरतने के चलते अब तक यहां कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने पलटन घाट को नए साल से पहले डेंजर जोन घोषित कर दिया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ विमेन्स टीम में बिलासपुर की 3 खिलाड़ी सिलेक्ट। 4 जनवरी से दिल्ली में क्रिकेट सीनियर विमेन्स ट्रॉफी होगी आयोजित। उत्तराखंड से पहला मुकाबला। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के सीनियर विमेन्स टीम में बिलासपुर की 3 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है। सीनियर विमेन्स ट्रॉफी का आयोजन 4 जनवरी 2024 से दिल्ली में होगा। इसमें छत्तीसगढ़ का पहला मुकाबला उत्तराखंड की टीम से होगा। क्रिकेट संघ बिलासपुर के सचिव विंटेश अग्रवाल ने बताया कि पिछले 1 महीने से सीनियर विमेन्स टीम का कैंप रायपुर के RDC मैदान में चल रहा था, जिसमें सिलेक्शन मैच कराए गए। मैच के बेहतर प्रदर्शन के आधार पर विमेन्स वनडे ट्रॉफी 2023 के लिए टीम का गठन किया गया है। टीम में बिलासपुर की 3 खिलाड़ी शिल्पा साहू, सृष्टि शर्मा और दुर्गेश नंदिनी साहू का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीनियर विमेन्स वनडे ट्रॉफी के मैचेस 4 जनवरी से दिल्ली के मैदान में खेले जाएंगे। इसमें पहला मैच उत्तराखंड के साथ होगा। इसके बाद 6 जनवरी को दूसरा मैच मुंबई के साथ होगा। फिर 8 जनवरी को तीसरा मैच अरुणाचल प्रदेश के साथ होगा। चौथा मैच 10 जनवरी को पंजाब के साथ खेला जाएगा। इसके बाद 5वां मैच 12 जनवरी को पश्चिम बंगाल के साथ होगा।
अंतिम और छठवां मैच 16 जनवरी को हैदराबाद के साथ खेला जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। 9 माह की बच्ची के शव को नाली में फेंका, शव को पीएम के लिए भेजा, माता पिता की तलाश में जुटी पुलिस। राजधानी रायपुर से लगे अमलेश्वर थाना क्षेत्र में एक 9 माह की नवजात बच्ची का शव मिला है। किसी ने शव को झोले में भरकर नाली में फेंक दिया था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना अमलेश्वर पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमलेश्वर थाना प्रभारी अनिल पटेल ने बताया कि गुरुवार सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि महुआ और कापसी गांव के बीच नाली में 8-9 माह की बच्ची का शव पड़ा हुआ है। तुरंत पुलिस की एक टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने देखा कि खिलेश क्लॉथ स्टोर जीत पाटन दुकान के एक झोले में बच्ची का शव भरकर नाली में फेंका गया था। पुलिस ने तुरंत शव को अपनी सुपुर्दगी में लिया। जांच करने पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने शव को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए पाटन सीएचसी भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि बच्ची की मौत कैसे हुई। उसके बाद मामले अहम सबूत मिलेंगे। अमलेश्वर पुलिस बच्ची के परिजनों और माता पिता का पता लगाने के लिए जांच में जुट गई है। पुलिस 1-2 दिन में पैदा हुआ बच्चों का डिटेल खंगाल रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि किसी ने इस तरह के बैग के साथ किसी को देखा है। पुलिस का कहना है कि ये मामला लिंग भेद का भी लगता है। यदि बच्ची की मौत सामान्य होती तो उसके माता पिता उस विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करते। इस तरह लावारिस शव को फेंकना हत्या की ओर इशारा कर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। सोना फिर चमका, 65,000 पार हुआ गोल्ड, जाने 10 ग्राम का रेट। रायपुर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से सोने चांदी की कीमतों में फिर से तेजी मंदी का दौर आने लगा है। नए साल के 4 दिन पहले बुधवार शाम रायपुर सराफा बाजार में सोने की कीमतों में फिर से तेजी आ गई। मंगलवार की तुलना में सोना 500 रुपये महंगा होकर 65,300 रुपये प्रति 10 ग्राम स्टैंडर्ड और चांदी 500 रुपये लुढ़क कर 76,000 रुपये प्रति किलो हो गई। सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों कीमती धातुओं में इस प्रकार से तेजी मंदी का क्रम का लगातार जारी रहेगा। जनवरी में संभावना जताई जा रही है कि सोना एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाए। शादी सीजन भी समाप्त हो गया है और 15 जनवरी के बाद से फिर से शादी के नए मुहूर्त शुरू हो रहे हैं। ऐसे में इन दिनों सराफा संस्थानों में थोड़ा सन्नाटा ही पसरा हुआ है। उपभोक्ताओं को भी कीमतों में गिरावट आने का इंतजार बना हुआ है। संस्थानों में गहनों के पारंपरिक कलेक्शन के साथ ही नए फैशनेबल गहने भी उपलब्ध हैं। इसे काफी पसंद किया जा रहा है। बैंकों के साथ ही गोल्ड लोन देने वाले संस्थानों द्वारा गोल्ड लोन बड़े ही आकर्षक ब्याज दरों पर उपलब्ध कराई जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। नक्सली कमांडर को उसके घर में घुसकर मारा, अब इनाम होगा अट्टी का किया एनकाउंटर। 2 महिला कमांडोज को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में महिला कमांडोज की टुकड़ी ने नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर हार्डकोर नक्सली कमांडर होगा अट्टी का एनकाउंटर किया था। अब सरकार ने इस टुकड़ी की 2 महिला कमांडोज को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है। सुनैना पटेल और रेशमा कश्यप छत्तीसगढ़ और बस्तर की ही नहीं बल्कि देश की पहली ऐसी महिला कमांडोज हैं जिन्हें नक्सलियों का एनकाउंटर करने के बाद आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। ये दोनों दंतेवाड़ा में डीआरजी की दंतेश्वरी फाइटर्स में तैनात हैं। दंतेवाड़ा में साल 2021 में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कटैकल्याण थाना क्षेत्र के जंगमपाल और गादम के बीच नक्सलियों का जमावड़ा है। यहाँ नक्सली कमांडर होगा अट्टी भी मौजूद है। सारे नक्सली हथियारों से लैस है। इस सूचना के बाद दंतेवाड़ा पुलिस ने डीआरजी की महिला कमांडोज को पुरुषों की टीम के साथ मौके के लिए रवाना किया था। डीआरजी की पुरुष और दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडोज ने नक्सलियों को घेर लिया। इसके बाद नक्सलियों के ठिकाने पर हमला कर दिया गया। इस मुठभेड़ में दंतेश्वरी फाइटर्स की सुनैना पटेल सबसे आगे थी। पुरुष बल के साथ मिलकर सुनैना ने दरभा डिवीजन के हार्डकोर नक्सली कमांडर होगा अट्टी को ढेर कर दिया था। इस मुठभेड़ में और भी कई नक्सलियों को गोली लगी थी। मुठभेड़ रुकने के बाद मौके से मारे गए नक्सली का शव समेत भारी मात्रा में नक्सलियों का सामान और हथियार भी बरामद किया गया था। पुलिस ने इसे बड़ी कामयाबी माना था। इसी तरह पालनार के जंगल में भी एक मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में दंतेश्वरी फाइटर्स की रेशमा कश्यप की अहम भूमिका थी। इस मुठभेड़ में भी एक नक्सली कमांडर मारा गया था, जिसके बाद रेशमा का नाम भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए पुलिस मुख्यालय भेजा गया था।